अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, एक बच्चे को अपना हैंड आउट कुर्बान करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। कौन होगा? जो आसपास बैठे हैं वो दे दो कोई। चल तो बेटा, हमने टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस पढ़ लिया था, ऐसा ही है। हमने टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट इन एपीएफ भी पढ़ लिया था, ऐसा ही है। शब एपीएफ के अंदर हमने ये देखा था कि एपीएफ का जो टैक्स क्रेडिट है वो किसको मिलता है? एलिजिबल पर्सन को मिलता है। एलिजिबल पर्सन को मिलता है और उसको मिलता है कि जिसकी सैलरी इनकम या इनकम फ्रॉम बिजनेस दोनों में से किसी हेड के अंदर क्या हो, हलचल हो। और फिर उसकी भी एक लिमिट थी, पता नहीं लिमिट हमने पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी। उसकी भी एक लिमिट थी, वो लिमिट ये थी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एपीएफ या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन इन एपीएफ। जाहिर सी बात है, साल की बात हो रही है, तो ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द करंट टैक्स ईयर, व्हिचएवर इज। बेनिफिट देने की जहां बात आएगी तो वहां आमतौर पर लोअर ही होगा, तो व्हिचएवर इज लोअर। ठीक हो गई बात? अच्छा, इसमें एक और बात लिखी हुई है जो बस मैं समझाऊं और आगे बढ़ूं। मिसाल के तौर पर ये एपीएफ का फंड 1 है और ये फंड लॉन्च हुआ। लॉन्च हुआ मतलब जो भी फंड मैनेज करती है कोई भी कंपनी, उसने ये फंड लॉन्च किया और इसमें लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना, इस एपीएफ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अब जाहिर सी बात है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। अब मिसाल के तौर पर इन्होंने इन्वेस्टमेंट की अपनी इसी फंड में, फंड 1 में। फंड 1 लॉन्च किया, एपीएफ वाली कंपनी ने, नाम क्या तुम्हारा? समीर। समीर ने एपीएफ 1 में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। हर महीने 20-20 हजार रुपए की इन्वेस्टमेंट है। उन्होंने कहा मेरे बुढ़ापे का सहारा, अभी तो मैं कमा रहा हूं तो फंड में डालता रहता हूं, जब बूढ़ा हो जाऊंगा, रिटायर हो जाऊंगा तो इस फंड से मिलेगा। चलो, मिल जाएगा। तो ये इस फंड में 50-50 हजार रुपए कंट्रीब्यूट करते गए। 50,000, 50,000, 50,000, ठीक है। इस तरह करके इन्होंने 10 पेमेंट्स डाल दी इसमें, नहीं बल्कि 20 पेमेंट्स। कितनी पेमेंट्स? 20 पेमेंट्स। 12 पेमेंट्स इन्होंने डाली टैक्स ईयर 2021 में और 10 पेमेंट्स इन्होंने डाली 2022 में। सही है? तो अब इनका इस फंड में बैलेंस कितना हो गया, तो बता सकते हो मुझे? 10 लाख रुपए समीर का बैलेंस है इस फंड में, 1 मिलियन का, ऐसा ही है। हाँ तो सॉरी 20 पेमेंट्स क्यों कर दी फिर मैंने? इसको 22 करो फिर। 22 पेमेंट्स, 22 की कितनी होती है बेटा? 11 लाख, 1.1 मिलियन। फिर अब समीर ने कहा कि यार ये जो फंड है ना, ये थोड़े कम बेनिफिट्स दे रहा है। अब एक और मार्केट में नया फंड आया है, वो मुझे ज्यादा बेनिफिट्स दे रहा है। ओहो, तो अब मैं अपना पैसा कहाँ, अब मैं कंट्रीब्यूशन किस फंड में दूं? या इसी कंपनी ने कोई और फंड लॉन्च कर दिया या कोई दूसरी कंपनी ने कर दिया हमारी बला से। तो हमने कहा कि फंड 2 आ गया, फंड 2 आ गया। अच्छा चलो, इसको पूरा 24 ही करो ताकि अगले साल का पूरा ही हो जाए। अगले साल की पूरी पेमेंट्स यानी कि 12 इधर 12 इधर, 6 लाख इधर, 6 लाख इधर कर दी इसने। और ये वाला बैलेंस इसने इधर ट्रांसफर किया 1.2 मिलियन का। तो क्या ख्याल है, क्या ये फ्रेश इन्वेस्टमेंट है या ट्रांसफर ऑफ बैलेंस है? ट्रांसफर ऑफ बैलेंस है।
तो हमने कहा ट्रांसफर ऑफ बैलेंस पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट में मिलेगा। यानी टैक्स ईयर 2022 में एक तो इन्होंने 6 लाख इस फंड में डाले और फिर 12 लाख इस फंड में डाले, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 2022 में 6 पे भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा और 12 पे भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा? नहीं सर, ये तो बेवकूफी वाली बात है। ये 12 तो सिर्फ टोपी ट्रांसफर है, क्या ख्याल है? बैलेंस ट्रांसफर है, 12 तो बैलेंस ट्रांसफर है, कोई नई इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, तो इस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब इसको रीड कर लो, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट टू अनदर अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ एग्जिस्टिंग बैलेंस of an account to another account under voluntary pension scheme rules। ऐसी बात है, ये रूल्स हैं जो आप लोग सीए फाइनल में कॉर्पोरेट लॉज में पढ़ेंगे, जिसके तहत ये फंड्स चलते हैं। shall not qualify for tax credit। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये कह सकता है कि ये ट्रांसफर ऑफ बैलेंस है फ्रॉम वन फंड टू अनदर फंड। तो जो ट्रांसफर ऑफ बैलेंस होगा वो कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो ऐसा ही है कि आपने एक बैंक अकाउंट से अपने दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो अब यूं तो नहीं बोलोगे ना मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे पास पैसे आ गए, और भाई तेरे ही एक अकाउंट से तेरे दूसरे अकाउंट में आ गए। इट मींस द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट बाय द पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर सच टैक्स क्रेडिट। बात क्लियर है? हाँ तो निकले मुंह से? yes, हाँ तो थोड़े से एक्टिव हो जाओ, थोड़े से एक्टिव हो जाओ भाई। मतलब अब ये मुर्दापन किस चीज का, बोलो। नई इन्वेस्टमेंट यही है ना, 2022 6 लाख पे मिलेगा। क्लियर है? हाँ आवाज तो निकले। थोड़ा सा जरा फ्रेश होके आओ, थोड़ा सा जरा एनर्जी के साथ आओ। मतलब क्या ख्याल है? जागते जागते ही सर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, एनर्जी के साथ क्या है ना? अच्छा भाई पेज नंबर 10 पे आओ। एक्सेस ऑफ टैक्स क्रेडिट्स ओवर टैक्स लायबिलिटी, एक्सेस ऑफ टैक्स क्रेडिट ओवर टैक्स लायबिलिटी। अच्छा ऐसा ही सेक्शन या ऐसा ही प्रोविजन हमने डिडक्टिबल अलाउंस में भी पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि अगर डिडक्टिबल अलाउंस बहुत ज्यादा हो जाए और टैक्सेबल इनकम की फिगर नेगेटिव में आ जाए, तो हमने कहा था इससे आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना तो ये अमाउंट रिफंड होगा ना कैरी फॉरवर्ड होगा, और डिडक्टिबल अलाउंस लेस करके जो फिगर आएगी वो 0 से नीचे नहीं जा सकती। इसी तरह यहां पर ये कहा जा रहा है कि टैक्स क्रेडिट लेस करके जो फिगर आएगी वो 0 से नीचे नहीं जा सकती। इसके ऊपर एक बात छोटी सी बता दूं मैं। मिसाल के तौर पर तुमने टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हारे पास आ गई ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर, और अज्यूम करो कि वो आ गई तुम्हारे पास 35 लाख। उसमें से तुमने लेस किए टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट्स में से तुमने पहले एफटीसी लेस किया, फिर तुमने टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3 वाले टैक्स क्रेडिट लेस किए, फिर तुमने इसमें से फुल टाइम टीचर अलाउंस जो भी हम पढ़ेंगे वो भी लेस किया। ये सारी चीजें लेस करने के बाद मिसाल के तौर पर ये 7 लाख रुपए लेस हो गए, तो कितना आ जाता है? 28 लाख। फिर तुम्हारा लेस हुआ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स सबसे आखिर में लेस करते हैं ना, क्योंकि एडवांस टैक्स तो क्या होता है? प्रीपेड टैक्स होता है, प्रीपेड टैक्स होता है, प्रीपेड टैक्स होता है। तो हम कहते हैं सर टैक्स लायबिलिटी तो ये वाली अमाउंट है, फिर एडवांस टैक्स अगर मिसाल के तौर पर 3 मिलियन है, तो अब बॉटम लाइन फिगर क्या आ जाएगी? -2 मिलियन। नेट टैक्स रिफंडेबल विथ रिटर्न ऑफ इनकम। अब जरा मुझे कोई बताए कि इस सेक्शन में ये बात जो लिखी हुई है कि नेगेटिव नहीं आ सकता, वो इस फिगर की बात हो रही है या इस फिगर की बात हो रही है?
इसीलिए मैंने ये एग्जाम्पल देना मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे पता था उम्मत इसमें तफरके का शिकार हो जाएगी, बट जाएगी उम्मत। तो सबसे पहले तो ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी, पहले पेज के साथ, जब टैक्स क्रेडिट शुरू किया था, कि ये जो एडवांस टैक्स है, क्या ये टैक्स क्रेडिट है? सर वो क्लास तो हमने ली नहीं थी ना, रमजान में रोजे चल रहे थे, रोजे के अंदर पढ़ना तो मना है। रोजे में क्लास में थे लेकिन सो रहे थे। मैंने ये कहा था कि एडवांस टैक्स तो टैक्स क्रेडिट ही नहीं है, एडवांस टैक्स तो तुम्हारा प्रीपेड टैक्स है, एडवांस टैक्स तो तुम्हारा प्रीपेड टैक्स है। बात समझ आती है? वो तो प्रीपेड टैक्स है, उसका टैक्स क्रेडिट से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये कोई बेनिफिट थोड़ी है। मैंने ये भी समझाया था, मैंने एग्जाम्पल भी दी थी, पेपर रुक गया KNS वाली, लेकिन सर वो पेपर से रुकने से पहले दी थी ना आपने एग्जाम्पल, तो समझ नहीं आई थी। मैंने बताया था ना, फीस फ्रीज हो गई अगले अटेम्प्ट के अंदर उस फीस फ्रीज का बेनिफिट मिल गया। याद आती है बातें? एग्जाम्पल भी भूल जाते हो तुम लोग, लिख लिया करो ना अपने पास रजिस्टर में। तो हमने ये देखा था कि अगर KNS ने किसी अटेम्प्ट में फीस फ्रीज कर ली और अगले अटेम्प्ट में उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो ये कोई बेनिफिट थोड़ी है। सर ये तो वही हमारी वाली फीस पेड थी, वो फ्रीज कर ली थी, उसका बेनिफिट मिल रहा है। हमने प्रीपेड फीस दे दी थी, वो प्रीपेड फीस का बेनिफिट मिल रहा है। तो ये एडवांस टैक्स तो बेसिकली टैक्स क्रेडिट ही नहीं है। टैक्स क्रेडिट की सीक्वेंस में लिखा हुआ जरूर था, लेकिन ये मैंने उसी वक्त आपको समझा दिया था कि ये टैक्स क्रेडिट नहीं। तो यहां पर जो ये बात हो रही है कि टैक्स क्रेडिट लेस होके बॉटम लाइन बैलेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, वो इसकी बात हो रही है। क्या ये बातें समझ आती है सबको? दूसरी बात, टेक्निकली स्पीकिंग भी ये अमाउंट नेगेटिव नहीं आ सकती, क्योंकि जितने भी टैक्स क्रेडिट तुम लेस कर रहे हो, एक तो वो एवरेज रेट ऑफ टैक्स पे लेस कर रहे हो, और एवरेज रेट ऑफ टैक्स एक्चुअल टैक्स रेट से हमेशा क्या होता है? कम होता है। ये भी मैं समझा दिया था, एवरेज रेट ऑफ टैक्स एक्चुअल टैक्स रेट से हमेशा कम होता है। दूसरी बात, पहले तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स कम होता है, दूसरी बात जो अमाउंट मल्टीप्लाई हो रही है वो भी काफी लोअर, लिमिट्स की घाटियों से गुजर के आ रही है, तो वो वैसी लोअर है। तो इसका चांस ही नहीं है कि ये क्या हो जाए? नेगेटिव। क्या ये बातें क्लियर है? यस तो निकले मुंह से, जरा जोर से निकले। गुड। इसके बाद जो बात लिखी हुई है वो बात AOP के साथ समझाऊंगा, इसको लिख दो, टू बी डिस्कस विद AOP टैक्सेशन। AOP के हैंडआउट में भी ये बात है। जी बेटा। हाँ, तो ये क्या किया मैंने? तो ये वही तो मैंने किया है मेरे बच्चे, जो तू बोल रहे वही तो हुआ है। ठीक है, ये हो सकता है या नेगेटिव नहीं आ सकता। आएगा ही नेगेटिव, आएगा भी तो लॉ कह रहा है ये नेगेटिव नहीं है, 0 कर दो इसको। सही है? शब्द। अब एक एग्जांपल है आपके हैंडआउट में, जल्दी से देख लो बेटा। पेज नंबर 10 पर एग्जांपल है। पेज नंबर 10, टैक्सेबल सैलरी मिस्टर जुल्फिकार वाली एग्जांपल सबके सामने मौजूद है। हैंडआउट नहीं है? कितने लोगों के पास नहीं है? कहां से निकल के आए हो तुम लोग? ऑनलाइन से निकल के, डायरेक्ट कंप्यूटर से निकल के क्लास के अंदर टपके हैं सर हम। चलो ठीक है, अगली क्लास में कुछ करते हैं। अभी तो मोबाइल पे खोलो, जरा शेयरिंग तो करो। तुम्हारी है मोबाइल की? अच्छा, लेकिन कितनों के पास नहीं है? दोबारा हाथ रेस करें। जिनके पास नहीं है
जो दो नहीं वाले हैं वो साथ साथ तो नहीं बैठे हुए? दो नहीं वाले साथ साथ क्यों बैठे हुए? जो है उसके पास आओ, आगे आओ। सबसे पहले वो बंदे जिन दोनों के पास हैंड आउट नहीं है, वो किसी ऐसे बंदे के पास है, इधर आओ, आगे आओ, चलो जल्दी। जिसके पास है वो हाथ रेस करें ताकि उनके पास जगह देख के ये लोग सेटल हो जाएं जरा। हाँ जल्दी, शाबाश। घर नहीं ले जाना भाई। मिस्टर जुल्फिकार, टैक्सेबल सैलरी कितनी? 36 लाख। टैक्सेबल अदर सोर्सेज 24 लाख। टोटल इनकम कितनी आ गई? 6 मिलियन। ज़कात भी पे हुई कितनी? 50,000। तो टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? तो हमने कहा सर टैक्सेबल इनकम, पेज नंबर क्या था ये? 10। तो हमने कहा सर टैक्सेबल इनकम आ गई यार, ये मुझे लग रहा है इसने ब्लू इंक डाल दी इसमें। टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई? 5950,000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो टैक्स लायबिलिटी, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, टैक्स ऑन ₹4 मिलियन। सैलरीड केस है, नॉन सैलरीड केस है? जरा चेक करो रेट सही लगा हुआ है, चेक करो रेट सही लगा हुआ है। चेक करो बेटा जल्दी। बेटा इसमें ब्लू इंक डाल दिए मैंने, इसमें ब्लैक इंक डाले, ब्लू इंक निकाल के ब्लैक इंक डाल आपको, क्योंकि स्टाफ की बहुत कमी है। अच्छा चलो ये देखो, ब्लैक मार्कर डार्क वाला असल में है नहीं ना मेरे बच्चे। सैलरीड है, नॉन सैलरीड है? तो रेट सही लगा हुआ है? सही लगा हुआ, गलत लगा हुआ? तो क्या टैक्स आ रहा है? टैक्स क्या आ रहा है? अच्छा पहले तो ये बताओ, सैलरीड केस होगा नॉन सैलरीड होगा? सैलरीड वाले हाथ रेस कर ले बेटा, सैलरीड वाले हाथ रेस कर ले बेटा। सैलरीड होगा? कैसे सैलरीड होगा बेटा? वैसे कैसे आपने अंदाजा लगाया कि सैलरीड है? तो इसको सूम के अंदाजा लगाया हमने सैलरीड है। क्यों, कैसे अंदाजा लगाया बेटा? क्या तरीका क्या है? सैलरीड नॉन सैलरीड निकालने का तरीका क्या है? सैलरी या टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। तो टैक्सेबल सैलरी को टैक्सेबल इनकम से डिवाइड करो, कितना आता है? 60%। तो क्या ये सैलरीड है, नॉन सैलरीड है? हमने कहा सर अगर 75 से ज्यादा आता तो सैलरीड होता, 75 से ज्यादा आता तो क्या होता? सैलरीड होता। 75 पे भी सैलरीड नहीं होगा, 75 से ज्यादा पे सैलरीड होगा। तो हमने कहा कि ये जो सैलरी आ रही है ऊपर, टैक्सेबल सैलरी 36 लाख, इसको डिवाइड करो टैक्सेबल इनकम से 5950 से। अगर ये 75% से ज्यादा आता है तो सैलरीड होगा। सॉरी क्या था, सैलरी कितनी थी? 36 लाख। हमने कहा सर टैक्सेबल सैलरी को डिवाइड करें टैक्सेबल इनकम से,
3.6 मिलियन डिवाइडेड बाय 5.95 मिलियन, तो सर ये आंसर आता है 60%। अगर ये 75 से ग्रेटर होता तो सैलरीड होता, 75 भी है तो भी सैलरीड नहीं। बेटा बातें नहीं होंगी, बातें नहीं होंगी बेटा। अच्छा भाई, फिर ये आ गई आपके पास 12,05,000 ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। वैसे तो यहां पर फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस एग्जांपल में गिवन नहीं है, फॉरेन टैक्स क्रेडिट इस एग्जांपल में गिवन नहीं है। मैं कह रहा हूं अगर होता तो क्या होता, फिर इधर से लेस होता फॉरेन टैक्स क्रेडिट। अज्यूम कर लो वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता, अज्यूम करो वो फॉरेन टैक्स क्रेडिट होता 60,000, तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस करके हम एक अमाउंट निकालते हैं। बताओ क्या आती है? 12,05,000 में से 60,000 लेस करो, 11,45,000। उसके बाद हम लेस करते टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3, जिसमें आपके पास सारे वो भाई भाई क्रेडिट्स आ जाते हैं। वो भाई भाई क्रेडिट्स कौन से वाले? टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, टैक्स क्रेडिट ऑन हेल्थ, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, लाइफ इंश्योरेंस सुकूक्स, टैक्स क्रेडिट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस, टैक्स क्रेडिट ऑन एपीएफ। ये चारों भाई भाई क्रेडिट हैं। ये जो भाई भाई क्रेडिट है उनको बोलते हैं टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3। अच्छा, ये जितने भी चारों टैक्स क्रेडिट्स हैं इनके लिए एवरेज रेट ऑफ टैक्स सेम रहता है, एक ही रहता है, सेम रहता है, एक ही रहता है। ठीक है, क्या बात समझ आती है? फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए अलग होगा। फॉरेन टैक्स के लिए तो तुम एवरेज रेट ऑफ टैक्स लोगे, उसमें टैक्स लायबिलिटी कौन सी लोगे? ये वाली लेंगे। और अब इनकी इस टैक्स क्रेडिट के लिए जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स लोगे उसमें टैक्स लायबिलिटी कौन सी लोगे? ये वाली लोगे। क्या ये बात समझ आती है? चलो खैर, ये तो मैंने समझाने के लिए सिर्फ एफटीसी डाल के आपको एग्जांपल दे दी थी यहाँ पे। अब जरा देख लो, टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन, डोनेशन है अगर 2 लाख रुपए, तो कैलकुलेशन कैसे होगी? एवरेज रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई बाय अमाउंट। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स ठीक निकला है? पहले तो बताओ मुझे। 12,05,000 डिवाइडेड बाय 5950,000, क्या ये ठीक निकला है? बिल्कुल ठीक निकला है सर। डोनेशन है 2 लाख रुपए और यहां पर ले लिया है 2 लाख रुपए, क्या ठीक किया है? क्या ठीक किया है? तुम बताओ लिमिट क्या है? आप बताओ लिमिट क्या है डोनेशन की? लिमिट, हाँ तुम बताओ। बाकी थोड़ी सी जहन से निकल गई डोनेशन की लिमिट। आप बता दो बेटा डोनेशन की लिमिट क्या है? शायद 40% है। ओहो, आप बताओ पर्पल शर्ट, आप बेटा डोनेशन की लिमिट याद नहीं है? डोनेशन की लिमिट याद नहीं है यार, मतलब दुनिया की सबसे आसान लिमिट याद नहीं है तो मुश्किल वाली है वो क्या याद होगी फिर? आप बताओ। एक्चुअल डोनेशन, एक्चुअल इनकम नहीं, एक्चुअल डोनेशन और 30% ऑफ। तो 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी? बहुत ज्यादा आएगी। तो 2 लाख उससे बहुत कम है, तो क्या लेंगे? 2 लाख। तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स से हमने 2 लाख को मल्टीप्लाई कर दिया। अगला क्या है? टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स कितनी है? 3 लाख। 3 लाख, तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स सही लिया है? सही लिया है सर, सही लिया है। एवरेज रेट ऑफ टैक्स ठीक लिए और मल्टीप्लाई कर दिया 3 लाख से। तो कोई मुझे अल्लाह का बंदा जरा ये बताए कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वाली लिमिट क्या थी? आप बता दो, आप बताओ, याद है? आपके पीछे, हाँ याद है?
जी बेटा, 50% of taxable income and rupees 2 million at actual rate. बिल्कुल ठीक बेटा। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन, विच एवर इज लोअर। तो क्या अब बताओ, मैंने लिया है ठीक लिए? सर बिल्कुल ठीक लिया आपने, 3 लाख। अगला वाला टैक्स क्रेडिट देखो, टैक्स क्रेडिट ऑन हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें देखो एवरेज रेट ऑफ टैक्स क्या लिया हुआ है? सही लिया हुआ है सर? इसमें एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपने सही लिया हुआ है? हैंड आउट नहीं है? एवरेज रेट ऑफ टैक्स सही लिया हुआ है, गलत लिया हुआ है? हाँ, अब ये मैंने जानबूझ के इस हैंडआउट में ये टैक्स एवरेज रेट ऑफ टैक्स लिया है। वजह क्या है? वजह ये है कि यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। डिफरेंस ऑफ, वैसे तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, लॉ बड़ा क्लियर है। हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात आती है ना, तो लॉ कहता है, अब लॉ तो आपने पढ़ा नहीं है, ऑर्डिनेंस तो आप पढ़ नहीं रहे, लेकिन लॉ ये कहता है कि जब आप हेल्थ इंश्योरेंस का टैक्स क्रेडिट निकालते हैं तो एवरेज रेट ऑफ टैक्स लेते हैं अंडर दिस सेक्शन, अंडर दिस सेक्शन। और बाकी जो टैक्स क्रेडिट है उसमें जो एवरेज रेट ऑफ टैक्स लेते हैं वहां पर लॉ में वर्डिंग लिखी हुई है अंडर दिस पार्ट, अंडर दिस पार्ट, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि हेल्थ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकियों का एवरेज रेट सेम होगा। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो एवरेज रेट हम लेंगे उसमें से ऊपर वाले दोनों भी क्या करने पड़ेंगे, हमें लेस करना पड़ेगा। इसीलिए देखो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमने एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे लिया है, 1103,740, यानी कि हमने ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर में से टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन भी लेस किया, टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लेस किया, और अमाउंट आ गई 11,03,740। क्या ये बात समझ आती है? लेकिन एक तो है लॉ की वर्डिंग जिसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट होना चाहिए। फिर मैंने आईआरएस का पोर्टल खोला और आईआरएस का पोर्टल खोल के मैंने चेक किया कि पोर्टल क्या कैलकुलेशन लेता है। तो जब मैंने इनकम टैक्स का पोर्टल खोलकर उसकी कैलकुलेशन चेक की तो वो हेल्थ इंश्योरेंस के लिए भी बिल्कुल सेम रेट लेता है, बिल्कुल सेम रेट लेता है जो टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन के लिए है, जो टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए है, जो एपीएफ के लिए है। बात समझ आती है जी? आईआरएस का पोर्टल यानी कि इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, रिटर्न फाइलिंग का जो पोर्टल है, वो जो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है ना, वो ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करता है। तो उस ऑटोमेटिक कैलकुलेशन को जब मैंने चेक किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि वो पोर्टल सबके लिए सेम एवरेज रेट ऑफ टैक्स लेता है। किताब में और रिवीजन किट में मैंने देखने की कोशिश की कहीं हेल्थ इंश्योरेंस की कैलकुलेशन आ जाए और उससे पहले इनकी भी कैलकुलेशन आ जाए, ताकि मुझे पता लग जाए कि किताब वाला क्या ले रहा है। तो मुझे किताब में भी नहीं मिला। तो अब हम करें क्या? तो हमने एग्जाम पर्पस के लिए सबका सेम लेना है। हमने एग्जाम पर्पस के लिए क्या लेना है? सबका सेम लेना है। तो जरा आप सेम लेके इसकी कैलकुलेशन करो। एवरेज रेट ऑफ टैक्स वही वाला लो, ऊपर वाला लो। लेकिन मैं जब भी कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाली बात होती है मैं जरूर बता देता हूं, ताकि कहीं अगर तुम कोई और ट्रीटमेंट देखो तो कुछ किताबों में इसका ये ट्रीटमेंट है, तो आपको ये पता हो कि हमारे टीचर ने दोनों बातें बताई थी हमें। पेपर में वही करना है जो सेम वाला है, वही बोल रहा हूं ना बेटा, इग्नोर करना है। ये आपकी नॉलेज के लिए बताया है मैंने। अच्छा, यही बात मैंने लिखी भी है। जरा टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशन वाला पेज खोलो, मैंने लिखी भी दी ये वाली बात।
पेज नंबर 6 के टॉप पे, पेज नंबर 6 के टॉप पे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट कैरिड आउट बाय IRS पोर्टल इनलैंड रेवेन्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न कंसीडर सेम एवरेज रेट ऑफ टैक्स फॉर हेल्थ इंश्योरेंस एज वेल। मिल गया सबको? ये मैंने लिख भी दिया है, ठीक है, लेकिन ये भी वहां लिखने की जरूरत नहीं है, और पेज नंबर 5 के जो आखिर में पैराग्राफ लिखा हुआ है ये भी वहां लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि लेना क्या है, आपने सेम लेना है, बस सेम लेके कर देना। सही है, बस सेम लेके कर देना, कोई लफाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स का जो पोर्टल है वो सेम ही लेता है उसको। सही है, कोई सवाल ऐसा दिया हुआ नहीं है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें टैक्स रेट ऑन डोनेशन भी हो, हेल्थ इंश्योरेंस भी हो, दोनों चीजें आ रही हो ताकि हम उसको देख लें, लेकिन वो लेता तो सेम ही लेता, सेम ही होगा। कुछ किताबों में डिफरेंट, कुछ किताबों में ये लिया हुआ है, तो स्टूडेंट देख के परेशान ना हो, इसलिए मैं दोनों ट्रीटमेंट्स बता देता हूँ। सही है, तो आपने इसको अपने पास रीवर्क किया, रीवर्क कर लिया, क्या आंसर आता है? 30, तो 27825 के साथ में आपने लिख दिया 30378 भी लिख दिया आपने। सही है, अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस 2.5 लाख है और मैंने 1.5 लाख से मल्टीप्लाई किया है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर इसकी भी तो लिमिट है, और लिमिट में 1.5 लाख भी आता है, तो 1.5 लाख की वैसे ही है। अच्छा भाई, ठीक है भाई, अभी हम पूरी एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंसिव करेंगे तो आपको और चीजें समझ आ जाए। फुल टाइम टीचर अलाउंस, नेक्स्ट पे आ जाओ। बस ये एग्जाम्पल दिखाना थी, अभी ये पूरी एग्जाम्पल हम खुद करेंगे, सवाल गिवन है आगे, सिर्फ ये मैंने हैंड आउट पे दिखाना थी, अभी सवाल पूरा आगे आ रहा है तफसील से, उसको हम खुद करते हैं बोर्ड पे। फुल टाइम टीचर अलाउंस, आ जाओ भाई। उसमें 3 और थे, आपने 4 ही पढ़े, जो आपने लिख दिए। हाँ, उसके आगे नीचे लिखो, आखिर में कुछ लिखा है। कुछ लिखा हुआ है लिस्ट में, कुछ लिखा हुआ है, लिस्ट खत्म हो रही है तो फिर ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है। सेकंड शेड्यूल, अच्छा, उसके बाद हमने देखा था कि सेकंड शेड्यूल के भी क्रेडिट्स होते हैं। सेकंड शेड्यूल के क्रेडिट्स की प्लेसमेंट के ऊपर मैं पहले ही काफी तफसीली बात कर चुका हूं, क्या ऐसा है? सेकंड शेड्यूल के क्रेडिट्स टॉप पे आएंगे, बॉटम पे आएंगे, ये बात पहले हो चुकी ना सारी तफसील से। तो अब ये टैक्स क्रेडिट कौन सा है, क्या नाम है इसका? फुल टाइम टीचर अलाउंस। फुल टाइम टीचर अलाउंस, जिसको मैं प्यार से शॉर्ट फॉर्म में FTTA बोलता हूं, लेकिन आप इतने प्यार से नहीं लिखेंगे इसको, आप इसको पूरा लिखेंगे, फुल टाइम टीचर अलाउंस। अ फुल टाइम टीचर और अ रिसर्चर, तो ये टैक्स क्रेडिट किसको मिलेगा? फुल टाइम टीचर को मिलेगा या फुल टाइम रिसर्चर को मिलेगा। अब सर ये फुल टाइम टीचर है कौन? सबसे पहले तो हम देखते हैं फुल टाइम किसको बोलते हैं। फुल टाइम, अगर मैं कहूं कि कोई टीचर इज अ फुल टाइम टीचर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर 24/7 वो टीचर है, सांस भी ले रहा है तो वो टीचर है। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना, खाना भी खा रहा है तो स्टूडेंट को जवाब देगा मैसेज पे, सर ही इज अ फुल टाइम टीचर, ऐसा है? अच्छा, तो बेटा फुल टाइम एम्प्लॉई या फुल टाइम टीचर उसको कहते हैं जो ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स या ड्यूरिंग ऑफिशियल आवर्स वो टीचिंग करता है। अब सर ये ऑफिशियल आवर्स कब से शुरू होते हैं? तो आमतौर पर ऑफिशियल आवर्स 9 बजे से शुरू होते हैं, 9 साढ़े 9 बजे से शुरू होते हैं और कब तक चलते हैं? 5:30-6 बजे तक चलते हैं। ठीक है, तो 8 घंटे जो है वो ऑफिशियल ड्यूटी आवर्स के कंसीडर किए जाते हैं। अगर 9 to 6 कोई जॉब हो रही है तो उसमें 1 घंटे का नमाज और लंच का ब्रेक मिलता है, तो 8 घंटे की वर्किंग उसमें फिर भी
हो जाती है। ठीक है, तो फुल टाइम, ये नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, वैसे आपको पता ही है ये बात है, लेकिन फिर भी मैंने कहा जरा सा रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, फुल टाइम, सर क्या आप फुल टाइम टीचर हैं? द आंसर इज नो, आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर। ठीक है, मैं यहाँ से सुबह क्लास लेकर फिर अपने काम धंधे पे निकल जाता हूँ रोजी रोटी कमाने के लिए। यहाँ से क्या कमा रहे सर? रोजी रोटी नहीं कमा रहे तो नहीं यार, फलाई काम की बात नहीं है। मतलब ठीक है, ये भी काम है, वो भी काम है। IFO इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का हेड भी तो आएगा ना यार, उसमें भी तो कुछ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कैपिटल गेन पे इंशाल्लाह सब पे आएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा तो बात ये हुई कि फुल टाइम टीचर मतलब कि जो सुबह से लेकर शाम तक जो ड्यूटी आवर्स में, जो ऑफिशियल वर्किंग आवर्स में टीचर है, इसका मतलब ये है कि सर अगर कोई फुल टाइम टीचर है तो क्या वो शाम के बाद अपना कोई काम कर सकता है? कर सकता है, वो करीम चला सकता है। नहीं चला सकता, वो करीम चला सकता है, वो फूड पांडा पे एज राइडर काम कर सकता है, वो कोई शॉप खोल सकता है, चाय शाय खापा शापा। आजकल लोग लाखों कमा रहे हैं भाई साइड बिजनेस खोल के, क्या ख्याल है? ठीक है, तो सर ये बात नहीं है कि कोई फुल टाइम टीचर है तो वो टीचिंग के अलावा कुछ नहीं कर सकता, बहुत कुछ कर सकता है भाई, लेकिन फुल टाइम टीचिंग आवर्स के बाद, क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? अच्छा भाई, तो ये किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा सर? वो ये अलाउंस उसको मिलेगा जो फुल टाइम टीचर है या रिसर्चर है ऑफ अ recognized non-profit educational or research institution। recognized, किससे recognized? देखते हैं आगे देखते हैं किससे recognized। लेकिन non-profit educational और research institution, अच्छा मिसाल के तौर पर अगर मैं फुल टाइम टीचर होता और KNS में फुल टाइम टीचर होता, क्या मुझे अलाउंस मिलता? नहीं मिलता, क्योंकि KNS इज नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के टीचर को मिलेगा ये। कौन सी? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं ICAP में रिसर्चर होता तो क्या मुझे मिल जाता? फिर मिल जाता। ICAP में सर मुनीर इज अ रिसर्चर फुल टाइम, तो अब उनको ये अलाउंस मिल जाता। क्या बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, अब जाहिर सी बात है बहुत सारी हो सकती है नॉन प्रॉफिट रिसर्च इंस्टीट्यूशन, मुझे कोई नाम से नहीं याद है, लेकिन ये साइंटिफिक रिसर्च की इंस्टीट्यूशन भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे भाई डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब पे रिसर्च कर रही है, तो वहां पर कोई जो फुल टाइम रिसर्चर होगा उसको भी अलाउंस मिल जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? या मिसाल के तौर पर कोविड वैक्सीन जब लॉन्च होनी थी तो कितने सारे लोग उस पर रिसर्च कर रहे थे, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस थी, तो अगर कोई फुल टाइम रिसर्चर वहां पर है तो क्या उसको भी अलाउंस मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन वो इंस्टीट्यूशन क्या होनी चाहिए? नॉन प्रॉफिट और रिकॉग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट होनी चाहिए। अब ये रिकॉग्नाइज किधर से होगी? नीचे लिखी हुई है ये बात, इंस्टीट्यूशन अगले पॉइंट में लिखी हुई है, इसको मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, लेकिन अगले पॉइंट में बात लिखी हुई है, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन और अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन और अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। अच्छा, इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई यूनिवर्सिटी है जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, मिसाल के तौर पर कराची यूनिवर्सिटी, और कराची यूनिवर्सिटी ने अपना एक रिसर्च सेंटर बना लिया और उसमें कोई एम्प्लॉय फुल टाइम काम कर रहा है, तो क्या उसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ठीक हो गई बात? वो रिसर्च सेंटर अगर कराची यूनिवर्सिटी से भी रिकॉग्नाइज्ड है और कराची यूनिवर्सिटी HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, तो भी उस रिसर्च सेंटर के अंदर जो फुल टाइम रिसर्चर या एम्प्लॉय होगा उसको भी ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। क्लियर होती है बात? अच्छा, अब वापस से पहले पॉइंट पे आ जाओ। अ फुल टाइम टीचर और अ रिसर्चर of a recognized non-profit educational or research institution including government training and research institution। अगर कोई गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, तो उसको भी, उसमें भी जो एम्प्लॉय काम कर रहा होगा उसको भी ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा भाई,
क्या ये बात समझ आ रही है बेटा? इसका मतलब ये है कि सर अगर कोई गवर्नमेंट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो गई, अब उस गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर या गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर कोई फुल टाइम टीचर काम कर रहा है, तो क्या उसको ये फुल टाइम टीचर अलाउंस मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या बात समझ आ रही है? अगर कोई नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड है, वहां पर कोई फुल टाइम एम्प्लॉई, फुल टाइम टीचर है, क्या उसको अलाउंस मिलेगा? यस सर, बिल्कुल मिलेगा। अगर कोई कमर्शियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में कोई फुल टाइम टीचर है, ये अलाउंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। कोई नॉन प्रॉफिट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वहां कोई फुल टाइम एम्प्लॉय काम कर रहा है, मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या ये बातें क्लियर हो रही हैं? अच्छा, shall be allowed a reduction of 25% of tax payable। ये तो समझ नहीं आएगा जब तक मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसको इग्नोर मारो। अगला पॉइंट में समझा चुका, इंस्टीट्यूशन मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC और अ बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC। थर्ड पॉइंट भी समझ नहीं आएगा जब तक हम कैलकुलेशन नहीं देखेंगे। फोर्थ पे आ जाओ, दिस रिबेट शैल नॉट अप्लाई टू टीचर्स ऑफ मेडिकल प्रोफेशन हु डिराइव इनकम फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस और हु रिसीव शेयर ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम पेशेंट्स। तो हमने कहा ऐसे डॉक्टर जो कसाई होते हैं साथ में, उनको ये अलाउंस नहीं मिलेगा। वो डॉक्टर्स जो प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिस में भी होते हैं और मरीजों को सही तरीके से छीलते हैं और पैसे कमाते हैं, उनको फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक होगी बात? वैसे अगर कोई मेडिकल प्रोफेशन के अंदर टीचर है, फुल टाइम टीचर है, फुल टाइम रिसर्चर है, तो क्या ये टैक्स क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन अगर देखो भाई, एग्जाम में कभी इस तरह से आया नहीं है, लेकिन ना आए इसकी गारंटी नहीं है। एग्जाम में कभी इस तरह से आया नहीं है, लेकिन ना आए इसकी गारंटी नहीं है। कभी एग्जाम में इस तरह से आ सकता है कि एक टीचर है और वो किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो कि नॉन प्रॉफिट है और रिकॉग्नाइज्ड है, वहां पर एज अ फुल टाइम टीचर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है। आपने कहा जबरदस्त, इसको तो फुल टाइम टीचर अलाउंस मिलने वाला है, और आपने जज्बात में आके आओ देखा न ताओ, आगे भी नहीं पढ़ा और FTT कैलकुलेट कर दिया। जबकि आगे क्या बात लिखी हुई थी कि वो भाई साहब एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल प्रैक्टिस करके पैसे कमाते हैं। ये छोटी सी तो बात इग्नोर की हमने सर, लेकिन तुमने ये छोटी सी बात इग्नोर कर ली। इस छोटी सी बात की वजह से इसको फुल टाइम टीचर अलाउंस नहीं मिलना था। अच्छा बेटा, अब जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी ना, तो उसमें आप लोग जो है ना 3 रॉस छोड़ के बैठोगे, ठीक है? ठीक है, चले। कौन सा अदर इनकम? हाँ, इसीलिए स्पेसिफाई कर दिया गया ना कि उनको नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे आवर्स तो कंप्लीट हो रहे हैं, आवर्स बिल्कुल कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मिसाल के तौर पर अब ये पेशा ऐसा है, मेडिकल का पेशा। देखो पहली बात तो ये, बेटा बातें नहीं होंगी, बेटा प्लीज बातें नहीं होंगी। पहली बात तो ये कि चूंकि लॉ के अंदर एक एग्जेम्पशन किसी स्पेसिफिक चीज के लिए है और उसमें से किसी स्पेसिफिक चीज को एक्सक्लूड कर दिया, तो अब आप उसको एग्जेम्पशन नहीं दे सकते। लेकिन आम काम में और मेडिकल प्रोफेशन में फर्क होता है। मिसाल के तौर पर एक मेडिकल प्रोफेशन के अंदर एक बंदा है, सुबह से लेकर शाम तक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है। मैं वैसे ही एक मिसाल दे रहा हूं, और वो कहता है मैं तो भाई बड़ा मखलूक की खिदमत करता हूं और मैं तो नॉन प्रॉफिट इदारे के अंदर डॉक्टर हूं, नॉन प्रॉफिट है और मुझे तो सैलरी भी थोड़ी सी मिलती है, लेकिन चूंकि अल्लाह पाक ने एक हुनर दिया है और लोगों की खिदमत का हुनर दिया है तो वो मैं करता हूँ। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। हाँ, बस शाम के अंदर कसाई खाना भी खोल लिया मैंने। भाई अगर आपके अंदर इतनी खुदा तरसी है और आप मेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक रखते हो, तो इसका मतलब कि फिर जो नीयत है शायद वो सर्व करने की नहीं है,
शायद वो वहां से क्लाइंटाइल तोड़ के अपने हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन करने की है। क्या ख्याल है? मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर ऐसा है, और ऐसे बहुत से डॉक्टर्स होते हैं जो जिना में बैठे हुए हैं, ठीक है, हो सकता है जिना में बैठे हुए हैं, और वहां पर कोई क्लाइंट आया, कोई कस्टमर आया, अब उसका फ्री में इलाज करना चाहिए ना, लेकिन बस वहां पर खाली दीदार, बाकी हम असल ऑपरेशन दूसरे हॉस्पिटल में करते हैं, प्राइवेट वाले हॉस्पिटल में करते हैं। क्या बात समझ आ रही है? तो कुछ लॉजिक्स, अच्छा भाई खैर, लेकिन हमें पता है एक चीज एक्सक्लूड कर दी गई तो कर दी गई। क्लियर है बेटा ये बात? सबको ये बात क्लियर है बेटा? अच्छा भाई, अब कोई ये कह सकता है मिसाल के तौर पर, अब सर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, और उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी के अंदर एक लाइब्रेरियन है, वो ये कह सकता है कि मैं तो सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में होता हूं, मैं तो पूरा दिन रिसर्च करता रहता हूं, मैं तो फुल टाइम रिसर्चर हूं, कह सकता है ना वो? या वो उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल कहता है कि मैं तो हूं इस इदारे का प्रिंसिपल, मैं तो इस रिसर्च इंस्टीट्यूशन का प्रिंसिपल हूं, मुझसे ज्यादा रिसर्च कौन करेगा, मैं तो नींद में भी रिसर्च करता हूं। तो हमने कहा सर ये तो फिर दरवाजा खुल गया, अब हर बंदा फ्री हो रहा है, तो सर हर बंदा फ्री हो रहा है, इसको लिमिट करें प्लीज। हमने कहा ठीक है अभी करते हैं लिमिट इसको। एक्सप्लेनेशन इन पैरा 43D ऑफ FBR सर्कुलर 6 ऑफ 2013। फुल टाइम टीचर, इसको काटो और टीचर लिखो, फुल टाइम रिसर्चर लिखा हुआ ना, इसको टीचर कर दो, इसको टीचर कर दो। फुल टाइम टीचर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड प्योरली फॉर टीचिंग and not performing any purely for teaching and not performing any administrative or managerial job। हमने कहा ये टीचिंग की बात हो रही है, फुल टाइम टीचर अलाउंस की बात हो रही है, तो ये टीचर को मिलेगा, सबको फ्री होने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। जो फुल टाइम टीचिंग कर रहा है, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में है, कोई मैनेजरियल रोल में है, तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल भी दे दी सर्कुलर के अंदर, एग्जाम्पल भी दे दी, प्रिंसिपल, हेडमास्टर, डायरेक्टर, वाइस चांसलर, चेयरमैन, कंट्रोलर, और इसी तरह से लाइब्रेरियन भी इसी में आ जाएगा क्योंकि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब है, वो कोई बैठ के रिसर्च नहीं कर रहा अंदर। Similarly, a full-time researcher means a person purely employed for research job. Only in a research institution, and such institution is purely performing research activities. क्या ये बात समझ आती है सबको? जी बेटा, जी बेटा। तुम्हारा ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से तो नहीं है? तुम्हारे घर में किसी का है? अच्छा सर, दिल पे ले लिया तुमने, दिल पे ले लिया, चलो खैर। फ्री में कर रहा है तो हम माइंड नहीं करेंगे। लेगो सामने क्या लिखा हुआ है? हु डिराइव इनकम, तो जो फ्री में कर रहा है वो तो डिराइव इनकम नहीं कर सकता ना। क्या ख्याल है? चलो अच्छा भाई, अब असल बात तो आती है कैलकुलेशन की, तो हम इसकी सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल में कैलकुलेशन देखेंगे। फिर वो बच्चे आ चुके हैं कि जिनके साथ हमने सैलरी इनकम आज नया टॉपिक शुरू करना था, तो बस इसकी छोटी सी एग्जांपल देखेंगे और फिर अगली क्लास में शुरू के 15 मिनट में ये बड़े बड़े सवाल कर लेंगे हम लोग टैक्स क्रेडिट वाले, ठीक है जी। गिफ्ट दे जाता है तो उसको बताना नहीं, फिर छप्पड़ कर लेना उस गिफ्ट को। अच्छा भाई बस बेटा, सवाल कौन सा करें हम? इलस्ट्रेशन 1 भी है, इलस्ट्रेशन 2 भी है, सेम लग रही मुझे। इलस्ट्रेशन 2 कर लेते हैं जल्दी से।
मिस्टर जाहिद, मिस्टर जाहिद, Mr. Zahid has disclosed following income for tax year 2022. बेटा प्लीज भाई छोटी सी एग्जांपल देखेंगे फिर हम सैलरी इनकम का हेड शुरू कर लें। टैक्सेबल सैलरी कितनी है? टैक्सेबल सैलरी है अदर सोर्सेज है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। कितनी? 12 लाख ऐड कर दो। क्या ये टैक्सेबल इनकम है? जल्दी से बताओ, सैलरीड केस है नॉन सैलरीड केस है? सैलरीड और नॉन सैलरीड निकालने में तुम लोगों को कितना टाइम लगता है? तो हमने कहा सर इसकी टैक्स लायबिलिटी सैलरीड है नॉन सैलरीड है? सैलरीड केस। टैक्स ऑन रुपीज 4 मिलियन कितना? टैक्स ऑन रुपीज 4 मिलियन बोलो। फोर मिलियन पे 370 3.7 मिलियन पे है टैक्स ऑन रुपीज। अब स्लैब दिखा दे यार। 35 लाख कितना? 3,70,000 और टैक्स ऑन रुपीज 1,350,000 मल्टीप्लाई बाय 20% कितना? 270। तो ये क्या बन गया? 640। ये बन गया 640। अगर और भी कोई टैक्स क्रेडिट होते तो वो हम पहले करते, इसका तो नंबर सबसे आखिर में है ना। अच्छा, और इस टैक्स क्रेडिट में एक प्यारी बात ये है बेटा, बातें नहीं होंगी। जो बच्चे अभी अभी तशरीफ लाएं 2 मिनट खामोशी इख्तियार कर लें, सिर्फ ये सवाल हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस टैक्स क्रेडिट में एक अच्छी बात ये है कि इसका ताल्लुक बाकी टैक्स क्रेडिट से एज सच है नहीं। अगर हम इसको आखिर में कैलकुलेट करते हैं तो है नहीं। इस सवाल में सिर्फ एक ही टैक्स क्रेडिट है, वो क्या है? FTT है, फुल टाइम टीचर अलाउंस। फुल टाइम टीचर अलाउंस। अब मैं इसकी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि फुल टाइम टीचर अलाउंस की कैलकुलेशन कैसे होती है। जरा देख लो एक दफा बेटा, फुल टाइम टीचर अलाउंस की कैलकुलेशन देख लो बेटा। फुल टाइम टीचर अलाउंस मिल क्यों रहा है? इस वजह से। फुल टाइम टीचर अलाउंस किसकी वजह से मिल रहा है? सैलरी की वजह से। क्योंकि ये बंदा किसी ऐसे इदारे में काम कर रहा है जो रिकॉग्नाइज्ड नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल या रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, और वहां से क्या डिराइव कर रहा है? सैलरी ड्राइव कर रहा है। देखो ये कंडीशन है, ये फुल टाइम टीचर अलाउंस की कंडीशन है। समझ आ रही है बात? रीड भी कर लो, दोबारा से रीड भी कर लो, ठीक है। फुल टाइम टीचर अलाउंस शेल बी अलाउड अ रिडक्शन ऑफ 20। द पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो। द एडिशनल टैक्स रिडक्शन वुड बी अलाउड ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑन टैक्सेबल सैलरी ओनली। पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? एडिशनल टैक्स रिडक्शन वुड बी अलाउड ऑन टैक्स लायबिलिटी ऑन टैक्सेबल सैलरी। अदर इनकम इफ एनी वुड बी एक्सक्लूडेड फॉर दिस पर्पस। इसका मतलब ये जो बेनिफिट मिल रहा है ये उसको सिर्फ उसकी सैलरी पे मिलेगा, जो दूसरी इनकम आ रही है उस पर इसको ये बेनिफिट
और लॉजिकली होना भी यही चाहिए। जब उसको इस वजह से मिल रहा है कि वो नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर है और वहां से सैलरी अर्न कर रहा है, इस वजह से बेनिफिट मिल रहा है, तो बेनिफिट भी सिर्फ उसको उसकी सैलरी पर ही मिलना चाहिए। क्या ख्याल है? लॉजिकल बात भी है। तो अब देखो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम अज्यूम करेंगे सबसे पहला स्टेप ये है कि हम ये अज्यूम करेंगे कि इसकी सैलरी के अलावा कोई इनकम नहीं। इसकी सैलरी के अलावा कोई इनकम नहीं। अगर इसकी सैलरी के अलावा कोई इनकम नहीं है तो सैलरी पे टैक्स कितना बनता? निकालो। तो हमने कहा कि सर टैक्स ऑन टैक्सेबल सैलरी, अगर सिर्फ ये होती 3650 तो टैक्स कितना बनता? तो टैक्स कितना बनता बोलो? 3650 पे टैक्स कितना है? 3,70,000। टैक्स ऑन ₹36। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब तुम लोग स्लैब देखने के तो माहिर हो गए हो ना? 4। इसमें भी उम्मत के अंदर इत्तेफाक नहीं है यार। एक बोलता 4 लाख, एक बोलता 4.5 लाख। 4 लाख। 3650 पे टैक्स कितना? 4 लाख। अब ये फुल टाइम टीचर अलाउंस का सेक्शन कहता है कि जो बेनिफिट मिलेगा ना वो इसका 25%। कितना आया? 1 लाख। ये आ गई आपके पास टैक्स लायबिलिटी। क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं। FTTA फुल टाइम टीचर अलाउंस। फुल टाइम टीचर अलाउंस क्यों मिल रहा है? क्योंकि सर एक बंदा नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय HEC उसके अंदर जॉब कर रहा है और सैलरी कमा रहा है, ठीक है? तो हम उसको एक बेनिफिट देंगे। क्या बेनिफिट देंगे? फुल टाइम टीचर अलाउंस कैलकुलेट करेंगे। अच्छा भाई जबरदस्त हो गई बात सर, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे पहले तो हम नॉर्मल तरीके से नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर NTR। फिर हम क्या करेंगे? सारे टैक्स क्रेडिट इसके अलावा जो होंगे वो कैलकुलेट करेंगे। FTC फॉरेन टैक्स क्रेडिट अंडर पार्ट 10 चैप्टर 3, और सबसे आखिर में नंबर किसका आएगा? FTTA का नंबर आएगा, ठीक है? अब FTTA को कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमने कहा बहुत सिंपल है। इसमें तो ना एवरेज रेट ऑफ टैक्स है ना कुछ कहानी है। सिंपल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर सिर्फ सैलरी होती तो कितना टैक्स बनता। अगर सिर्फ सैलरी होती तो कितना टैक्स बनता? कितना बनता भाई? 4 लाख। तो हमने कहा जितना टैक्स बनता उसका 25% ये है बेनिफिट। खत्म हुई कहानी। ये है FTTA। अब इसको पढ़ते हैं तो तुम्हें समझ आ जाएंगी सारी बातें। मैं रीड कर रहा हूं फिर से। फुल टाइम टीचर और अ रिसर्चर of a recognized non-profit educational or research institution, including government training and research institution, shall be allowed a reduction of 25% of tax payable. यहाँ पे क्या लिखा है? 25% of tax payable। इसका मतलब सर ये तो पूरे टैक्स पेबल पे मिलना चाहिए था, लेकिन अब पढ़ो पॉइंट नंबर 3। This additional tax reduction would be allowed on tax liability on taxable salary. Other income, if any, would be excluded for this purpose. तो तुम देखो इस टैक्स क्रेडिट के लिए हमने बाकी इनकम को हटा दिया और हमने सिर्फ वो लायबिलिटी निकाली जो सैलरी पे बनती थी और उसका 25% हमने लेस कर दिया। क्या ये बात समझ आती है? जबरदस्त हो गई बात। अच्छा भाई, तो इस तरह से हमारे टैक्स क्रेडिट्स अपने इख्तिताम को पहुंचे सारे के सारे।
सारे टैक्स क्रेडिट्स अपने अख्ताम को पहुंचे। अब हमारा जो काम है, पेज नंबर 12 पर आ रही है कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस एग्जाम्पल 1 और पेज नंबर 13 पर आ रही है, पेज नंबर 12 पर आ रही है कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 1 और पेज नंबर 13 पर आ रही है कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस एग्जाम्पल नंबर 2। तो जब हम ये दोनों कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपको ख्वाब में भी टैक्स क्रेडिट नजर आ रहे होंगे। सही है? अल्लाह ना करे, क्या मतलब, ख्वाब में पढ़ाई नजर आनी चाहिए सीए के स्टूडेंट को, और क्या। अच्छा सुनो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, टीचर जब रिक्वेस्ट करता है तो उसको थोड़ा सा जरा रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो टीचर की रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट देता है उसका पेपर पास होता है, जो टीचर की रिक्वेस्ट को रिस्पेक्ट नहीं देता उसका पेपर फेल हो जाता है, माजरत के साथ, मैंने यही देखा है। ठीक है? और मेरी बात जो नहीं मानता उसको तो पेपर मैंने देखा है फेल हो ही जाता है। नहीं, बदुआ नहीं दे रहा, मैं तो दुआ दे रहा हूं उसको जो बात मान ले। अच्छा, आप लोग घर पर खुद से कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल 1 और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल 2 को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, और मुझे ये पक्का यकीन है कि वो बच्चा जिसने ढंग से सारे क्रेडिट्स पढ़े हैं वो दोनों एग्जाम्पल पूरी ठीक करेगा, इंशाल्लाह पूरी ठीक करेगा। असल देखो जीत क्या है, आईकैप के पेपर के अंदर असल जीत क्या है, सवाल आ जाए, देखो हर सवाल नया आएगा ना। मिसाल के तौर पर हमने क्लास में 20 सवाल भी कर लिए ना, एग्जाम के अंदर कोई नया सवाल आएगा, नया सवाल से मुराद नंबर चेंज होंगे, सीक्वेंस ऊपर नीचे होगी, वही सवाल होगा, वैसा ही सवाल होगा, चेंज कुछ नहीं होगा, नया कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको दिखने में थोड़ा अजीब लगेगा। एक तो वैसे ही पैनिक सिचुएशन होती है, बंदा परेशान घबराया हुआ होता है, फिर वो एग्जाम का सवाल और फिर हाथ चलता है तो थोड़ा सा कांपना शुरू कर देते हैं, अब पता नहीं पास होगा फेल होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता। तो जब आप किसी नए सवाल को खुद से पहली दफा अपना दिमाग लगा के अटेम्प्ट करने की आदत डालोगे ना, तब एग्जाम का भी नया सवाल पहली दफा में सॉल्व होगा। देखो मैं जब इसको बोर्ड में कराऊंगा ना तो वो वैसे ही इंशाल्लाह आ जाएगा सबको समझ, बात आ रही समझ में। मैं जब बोर्ड पे कर रहा हूँ तो वैसे ही समझ आ जाएगा आपको, आपका दिमाग ही नहीं लग रहा होगा, सारी चीजें मैं खुद ही बता रहा हूँ, तो ये मशीनरी नहीं चल रही होगी आपकी। लेकिन जब आप घर पे खुद से इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे तो आप जरा सोचोगे। दूसरी बात, एक और रिक्वेस्ट है मेरी, जब इसको सवाल को सॉल्व करने बैठो इससे पहले सारी लिमिट याद करोगे, सारी लिमिट याद पहले करोगे फिर सवाल अटेम्प्ट करोगे। अगर सवाल अटेम्प्ट करा और टैक्स क्रेडिट ऑन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स आ गया, चलो हैंड आउट पीछे करते हैं, लिमिट चेक करते हैं क्या थी लिमिट, हेल्थ इंश्योरेंस की लिमिट चेक करते हैं, चलो देखते हैं क्या थी लिमिट। ऐसे मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं जब क्लास में सॉल्व कराऊंगा तो मैं तो बच्चे को पिन पॉइंट करूंगा, बोलूंगा लिमिट बताओ भाई, लिमिट बताओ बेटा क्या है इसकी लिमिट, इसकी लिमिट बता दो क्या है। ठीक है बेटा, तो आपकी दोनों सवालात होमवर्क है। होमवर्क से मुराद ये है कि आप लोग करेंगे। अगली क्लास में जो सैलरी इनकम वाले बच्चे हैं वो अगली क्लास में आएंगे 10 बजे, क्लास होगी शुरू 9:30 बजे, 9:30 से 10 में 15-15 मिनट के 2 सवाल करेंगे हम इंशाल्लाह। ये मैं बोर्ड पे करा दूंगा आपको, 15-15 मिनट में मैं करा दूंगा आपको इंशाल्लाह। वैसे तो हैं तो 5-5 मिनट के, लेकिन डिस्कशन करने के बाद ये 15-15 मिनट के बन जाएंगे। सही है? तो आप लोग आएंगे जो सैलरी इनकम वाले जो बच्चे हैं, सैलरी इनकम वाले मतलब जो नए वाले बच्चे हैं, वो 10 बजे आएंगे कल वेडनेसडे की क्लास में। ठीक है बेटा, क्लास हमारी 9:30 पे शुरू होगी, लेकिन आपको थोड़ा रिलीफ देने के लिए हमने ये काम किया है। जरा ये लो बेटा, और जो रेगुलर बैच 1 के बच्चे हैं वो 9:30 बजे आएंगे डॉट। मैं कितने बजे आऊंगा? 9:25 बेटा ये शुरू की क्लास में ये तुम लोग जरा पिछले बैच वाले बच्चों से एक दफा पूछ लेना। ये शुरू में जब जरा मैं टाइम चेंज करता हूँ ना, थोड़ी सी रिलैक्सेशन देता हूँ जानबूझ के, क्योंकि मैंने तो आपको बताया मेरा घर तो पीछे ये हुदूद KNS में आता है मेरा घर, पता है आपको? मेरा घर तो पीछे ही है, बहुत बहुत करीब है मेरा घर। यानी कि मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको कि
गाड़ी में बैठने से KNS तक का मेरे घर से जो रास्ता है ना, टोटल 3 मिनट का है। टोटल 3 मिनट, 3 मिनट्स। पैदल 7-8 मिनट का होगा, 9 मिनट का होगा, 10 मिनट कर लो। लेकिन पैदल आने में रिस्क है, पता है ना आपको, पैदल आने में रिस्क होता है। चलो बेटा, आप लोगों को मिल गया। बेटा जरा पीछे जरा देते जाओ। अब देखो ये हैंड आउट शॉर्ट पड़ जाए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने अंदाजे से कराए थे। पीछे दो, हैंड आउट दे दिया ना बेटा अभी, ये ले। बातें नहीं होंगी, आ रहे हैंड आउट आ रहे। क्या बेटा? सैलरी इनकम है, अभी आने दो, तो मुझे शुरू तो करने दो बेटा, सांस तो लेने दो अभी। तो बेटा हमारा पहला हेड ऑफ इनकम शुरू हो रहा है। अच्छा, एक अब कुछ बातें इंपॉर्टेंट होंगी ना, अब ये जरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो सर आज तक जो बातें चल रही थी क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं थी? वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, सारी बातें इंपॉर्टेंट होती। सैलरी इनकम, हैंड आउट ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दें, हैंड आउट भेज दें। अभी तो थोड़ा सा हैंड आउट शुरू होने में टाइम लगेगा ना, रुक जाओ अभी। तसल्ली तसल्ली, कितनों को नहीं मिला बेटा? एक्स्ट्रा है तो इस भाई को दे दो, आगे जरा पहुंचा दो, आगे पहुंचा दो, आगे। हाँ, जिसको नहीं मिला बेटा वो जरा पीछे वाले से जरा ले ले, जरा हाथ बढ़ा के। चलो, हेड्स ऑफ इनकम हमारे पास कितने हैं? 5 हेड्स ऑफ इनकम, और हमने एक एक करके सारे हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट करने हैं। बातें बंद हो जाए बेटा, बातें बंद हो जाए। एक एक करके हमने 5 हेड्स ऑफ इनकम कवर करने। जब हम 5 हेड्स ऑफ इनकम को कवर करेंगे, सबसे पहले मैं उसी प्रोफॉर्मा को बनाता हूं जो मैं पहली क्लास से बनाता आता हूं, पहली नहीं तो दूसरी से। टोटल इनकम, टोटल इनकम में से क्या लेस होता है? एग्जेम्प्ट इनकम। इसमें से क्या लेस होता है? और डिडक्टेबल, तो क्या आ जाती है? टैक्सेबल, यार इसने मार्कर में ब्लू इंक कर दिए, अफसोस मेरे लिए नहीं है, आप लोगों को नजर नहीं आएगा, कैमरे के अंदर आता नहीं सही से ना जरा। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम बेटा बात सुनो ना, टैक्सेबल इनकम बेटा ये ऊपर जाके उसको बोल ही दो ना, इसमें से ब्लू इंक निकाल के ब्लैक करते हैं, ब्लू करती है, ठीक है? अगर हो ब्लू तो पहले खाली करके फिर ब्लैक। अच्छा भाई, टैक्सेबल इनकम। अब जरा जो बच्चे बैच 2 वाले हैं, टोटल इनकम, टोटल इनकम में से वो इनकम लेस हो गई जो एग्जेम्प्ट है, जिस पे टैक्स नहीं लगेगा।
उसके बाद इसमें से एक और मखलूक लेस हो रही है, जिसको क्या कहते हैं उस मखलूक को? डिडक्टिबल अलाउंस। लेस हो रही है, लेस हो रही है, इसका मतलब कि ये टैक्सेबल इनकम को क्या कर रही है? कम कर रही है। इसका मतलब ये कोई फायदे की चीज होगी? टैक्स की दुनिया में जो चीज हमारी इनकम को कम करे, रियल वर्ल्ड में नहीं। रियल वर्ल्ड में मेरी इनकम 10 लाख हो रही होगी तो और कोई मुझे बोले कि सर 10 की जगह आप 8 लाख रुपए ले लें, जोर से रख के उसको दूंगा, बोलूंगा पागल हो गया क्या? 10 लाख भाई, पैसे पूरे, पैसे के मामले में मजाक नहीं, पैसे पूरे। लेकिन टैक्स की दुनिया में मैं कोशिश करूंगा जितनी कम इनकम हो मेरी, बेनिफिट्स वगैरह जितने भी टैक्स में बेनिफिट्स वगैरह अवेलेबल हैं वो लेस करके मेरी जितनी कम से कम इनकम आए उतना अच्छा। क्योंकि अगर टैक्स की दुनिया में मेरी इनकम ज्यादा आ जाएगी तो टैक्स ज्यादा लग जाएगा, वो मैं देना नहीं चाहता। चाहिए तो जो चीज भी टैक्सेबल इनकम को कम कर रही है वो फायदे की चीज है, इतना याद रख लो बस। अच्छा, फिर आ गई हमारे पास टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम नाम से ही जाहिर है वो इनकम जिस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। जबरदस्त। इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे टैक्स रेट। क्या अप्लाई करेंगे? टैक्स रेट। अब हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी। इस पे टैक्स रेट अप्लाई होगा, टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, ये आ जाएगी आपके पास, एक अमाउंट आ जाएगी। ये जो नया बैच था उन बच्चों को भी कल मैंने रेट मल्टीप्लाई करके टैक्स निकालना सिखाया था, याद है? कल हमने देखा था टैक्स स्लैब्स का कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये स्लैब रेट से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, टैक्सेबल इनकम को स्लैब रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गई? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। इसको कहते हैं ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी अंडर एनटीआर। उसके बाद इसमें से एक चीज लेस होती है, उसको हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। क्या कहते हैं? टैक्स क्रेडिट्स। ये टैक्स क्रेडिट्स लेस होने के बाद हमारे पास आती है टैक्स लायबिलिटी। वो भी रहने दो, थोड़ी देर में बेटा डार्क मार्कर आ जाएगा, थोड़ा सा आप लोगों को कोशिश करनी है कि नजर आ जाए। टोटल इनकम। अच्छा, अब सर क्या यही इनकम टैक्स का खुलासा है जो आपने बोर्ड पे बनाया है? जी बेटा, यही इनकम टैक्स है। मैंने कहा ये तो बहुत छोटा सा हो गया सर, ये तो बहुत नन्हा सा मामूली सा हो गया। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं, जो दिख रहा है वो है नहीं। टोटल इनकम, ये टोटल इनकम दिखने में तो मासूम सी शय लग रही है, लेकिन इसको तुम जैसे ही क्लिक करोगे ये अपनी जात में एक हाइपर लिंक है। जैसे ही तुम इसको क्लिक करोगे तो इसमें आ जाएगा सैलरी इनकम, इसमें आ जाएगा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इसमें आ जाएगा बिजनेस इनकम, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारे हेड्स ऑफ इनकम पढ़ोगे और उन सबकी हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को कैलकुलेट करना तुम्हें आएगा, तब तुम टोटल इनकम निकालने के काबिल हो पाओगे। फिर तुम्हें ये पता लगेगा कि एग्जेम्पशंस कौन कौन सी हैं, तो तुम उस एग्जेम्पशंस को लेस करने के काबिल हो पाओगे। जज़ाकल्लाह। ठीक है बेटा, एग्जेम्पशंस पढ़ना पड़ेंगी हमें। एग्जेम्पशंस क्या हैं? डिडक्टेबल अलाउंस, जो बैच 1 वाले बच्चे हैं वो पढ़ चुके। डिडक्टेबल अलाउंस का हैंड आउट है, हैंड आउट नंबर 2, ये वो पढ़ चुके। बैच 2 वाले पढ़ लेंगे, लेकिन उनके लिए इतना जान लेना काफी है कि ये एक बेनिफिट है। जब हम इसकी कैलकुलेशन पे पहुंचेंगे तो वो पढ़ चुके होंगे, लेकिन इतना जरूर पता होना चाहिए कि ये ऐसी चीज है जो इसमें से लेस होती है। इसका मतलब टैक्सेबल इनकम को कम कर देती है, तो ये फायदे की चीज है, उनको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। फिर आ जाती है टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आती है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। क्या ये फाइनल टैक्स लायबिलिटी है? हमने कहा नहीं, इसमें से एक और फायदे की चीज लेस होती है जिसको कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स, ये भी फायदे की चीज है। इसका हैंड आउट है, हैंड आउट 3, ये जो आज हमने खत्म किया।
तो हैंड आउट 2 हम खत्म कर चुके हैं, हैंड आउट 3 भी खत्म कर चुके हैं। आज जो खत्म हुआ उसके जो 2 सवाल बाकी हैं वो अगली क्लास के शुरू में खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम आ रहे हैं अब टोटल इनकम के हेड वाइज डिस्कशन पे। पहला हेड है सैलरी, ये हमारा हैंड आउट 4 जो आज हम शुरू करने लगे। तो ये खाका आपके जहन में होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद है वो इनकम कैलकुलेट करना जिस पे टैक्स लगेगा, वो इनकम कैलकुलेट करना जिस पे टैक्स लगेगा। ठीक है, उसके लिए हमें इन सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर डिडक्टेबल अलाउंस को लेस करना पड़ेगा तो टैक्सेबल इनकम आएगी, फिर रेट अप्लाई करेंगे, रेट अप्लाई करने के बाद एक और बेनिफिट लेस होगा, टैक्स क्रेडिट, फिर जाके टैक्स लायबिलिटी आएगी। क्लियर है बेटा? आगे चलते हैं। अच्छा, हमने एक और चीज भी देखी थी, उसको भी जरा रिकैप कर दूं। हमने ये चीज देखी थी कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। हमें पता है कि इनकम किसको बोलते हैं, इनकम टर्नओवर को नहीं बोलते। इनकम किसको बोलते हैं? इनकम कहते हैं टर्नओवर, रेवेन्यू, उसमें से लेस करो क्या? एक्सपेंसेस, तो आती है उस हेड की इनकम। ऐसा ही है। तो मैं बच्चों को ये कहता हूं कि जब भी मैं आपको समझाता हूं तो आपको मैं यूं रेवेन्यू और एक्सपेंसेस की एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि आपने अपनी पुरानी स्टडीज में, पिछली स्टडीज में पीएनएल वगैरह बनाया हुआ है अकाउंटिंग के अंदर, तो आपको पता है रेवेन्यू क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, प्रॉफिट क्या है। इसीलिए मैं ये एग्जांपल देता हूं आपको बिजनेस इनकम की। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बाकी हेड्स में भी ऐसा ही होता होगा, पता नहीं है हमें अभी। हम जब हेड की डिस्कशन शुरू करेंगे तो पता लगेगा। लेकिन हमने कहा सर अभी आसानी के लिए हम ये कह सकते हैं कि बाकी हेड्स में भी ऐसा ही होता होगा। जी सर, अज्यूम कर सकते हैं। और इन सबको ऐड कर लोगे तो क्या बन जाएगी? टोटल इनकम बन जाएगी। क्या बात समझ आती है? तो जो इनकम होती है ना, वो इनकम, ये वाली इनकम टोटल इनकम नहीं है, वो ये बॉटम लाइन वाली इनकम टोटल इनकम। ठीक है, जो प्रॉफिट होता है वो इनकम होती है, जो बॉटम लाइन प्रॉफिट होता है वो इनकम होती है। अब हमें पता नहीं है इस वक्त, ये मोटा कॉन्सेप्ट तो पता है, लेकिन हमें नहीं पता कि इसमें क्या आएगा, ये क्या चीज है, इसमें से क्या लेस होगा, नहीं पता। जब हम हर हेड ऑफ इनकम को तफसील में पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि हर हेड ऑफ इनकम में क्या चीज है, उसके अंदर क्या निटी-ग्रिटीज हैं, उसके क्या उसूल हैं, उसके क्या रूल्स हैं, क्या कैलकुलेशन है, क्या अलाउंसेस हैं, क्या डिसअलाउंसेस हैं, सब पता लगेगा जब हम उस हेड ऑफ इनकम को पढ़ेंगे। इसका मतलब मैंने ये बताया था कि टोटल इनकम को तुम क्लिक करते हो, ये लिंक है, हाइपर लिंक है, तो क्या खुल जाता है? 5 हेड्स। फिर हर हेड एक हाइपर लिंक है, फिर हर हेड क्या है? एक हाइपर लिंक है। फिर तुम सैलरी को क्लिक करोगे, जब तुम सैलरी को क्लिक करोगे तो एक अलग दुनिया में एंटर हो जाओगे। तो अभी हम कौन सी दुनिया में एंटर होने लगे हैं? सैलरी। चलो इसको भी रब करो। एक और बात, सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम, ये 2 सबसे बड़े हेड्स ऑफ इनकम है। ये 2 सबसे बड़े हेड्स ऑफ इनकम है। सबसे ज्यादा टाइम हमें इन दोनों में लगेगा, सैलरी इनकम और बिजनेस इनकम। आपके पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कोई 19-20 मार्क्स का एक सवाल आता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहा जाता है, कहा क्या जाता है, आता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सर क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन सैलरी के हेड से आया है?
या प्रैक्टिकल क्वेश्चन बिजनेस इनकम के हेड से आया है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो तकरीबन 18 से 20 मार्क्स का होता है, क्या वो सैलरी इनकम के हेड से आया है या वो बिजनेस इनकम के हेड से आया है? ये सिर्फ हम कहने के लिए इनका नाम इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कहने के लिए इनका नाम इस्तेमाल करते हैं, वरना जो सवाल आता है उसमें इसके साथ IFP, CG, IFOS, डिडक्टेबल अलाउंसेस, टैक्स क्रेडिट्स, ये सारे भी मिले हुए होते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये बड़े भाई के साथ लग के आते हैं। ठीक है, तो या सैलरी के साथ ये सारी चीजें मिल के आएंगी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगी 18 से 20 मार्क्स का, या बिजनेस इनकम के साथ ये सारी चीजें मिल के आएंगी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगी 18 से 20 मार्क्स का। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसा सवाल आ जाए जिसमें सैलरी भी हो, बिजनेस भी हो, बाकी सारे भी हो, दोनों बड़े भाई आ जाएं और बाकी सारे छोटे भाई भी आ जाएं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई मसले की बात ही नहीं है। और मैं अगर एग्जामिनर होऊंगा तो ऐसे ही सवाल दूंगा जिसमें दोनों बड़े वाले भाई हो और बाकी सारे छोटे भाई। क्लियर है बात? अच्छा, अब होता क्या था, सुनना जरा। अब होता क्या था, एक अटेम्प्ट में सैलरी इनकम, ICAP ने एक ट्रेंड बना लिया था, एक अटेम्प्ट में सैलरी इनकम, एक अटेम्प्ट में बिजनेस इनकम, एक अटेम्प्ट में सैलरी इनकम, एक अटेम्प्ट में बिजनेस इनकम। यही चल रहा था 6 अटेम्प्ट से, यही सीन पार्ट चल रहा था। अच्छा, अब पिछली से पिछली अटेम्प्ट आई, पिछली नहीं, मार्च 22 की बात नहीं कर रहा मैं, मार्च 22 से पहले वाली ऑटम 21 की अटेम्प्ट आई। तो बच्चों ने बोला सर ये अटेम्प्ट तो सैलरी इनकम की है, बिजनेस इनकम नहीं आएगा। मैंने बोला अच्छा भाई तुझे बहुत पता ही नहीं आएगा बिजनेस इनकम, तू बना रहा पेपर? नहीं सर नहीं आएगा, आप टेंशन नहीं ले। अच्छा, और सर हमने बिजनेस इनकम की इतनी प्रैक्टिस भी नहीं करी है। मैंने बोला भाई जिस टॉपिक को क्लास में हमने 25-30 घंटे पढ़ा, तू बोल रहा है तूने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करी? मतलब इतना बड़ा रिस्क कोई कैरी कर सकता है? नहीं सर नहीं आएगा, इस दफा सैलरी इनकम का ही अटेम्प्ट है इस दफा। मैंने कहा इस दफा पक्का बिजनेस इनकम आएगा, पक्का बिजनेस इनकम आएगा। मैंने अपनी क्लास में भी कहा, मैंने मॉक से पहले भी कहा, और मॉक में मैंने एक पूरा सवाल सैलरी का दिया, एक पूरा सवाल बिजनेस इनकम का दिया। अरे सर आपने इंपॉर्टेंट मॉक नहीं बनाया, बिजनेस इनकम दे दिया आपने उसमें, उसकी तैयारी किसने की है? मैंने बोला बेटा करने वालों ने की है। और जब पेपर आया तो उसमें बिजनेस इनकम आया। इसलिए नहीं कि सर ने बोला था इसलिए बिजनेस इनकम आया, क्योंकि मैं ICAP को जानता हूं ना। ICAP अनएक्सपेक्टेड चीज करेगा। बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड थिंग, ऑलवेज बी रेडी फॉर द अनएक्सपेक्टेड थिंग। पिछले अच्छा, और सैलरी का इतना सा सवाल दिया उसने, कोई 8-10 मार्क्स का बड़ा वाला सवाल बिजनेस इनकम का। फिर अगली अटेम्प्ट में फिर गैस वर्क, सर इस दफा तो पक्का, इस दफा सैलरी भी दिया, बिजनेस भी दिया, दोनों सवाल दिए। मतलब वी कैन नॉट लीव एनी टॉपिक यार। हम कोई प्रोफेशनल पेपर दे रहे हैं, ICAP का एग्जाम दे रहे हैं, हम ये मैट्रिक इंटर का पेपर थोड़ी दे रहे हैं कि ये चॉइस में छोड़ देंगे यार। हमें तो सारा कुछ पढ़ना है और सब प्रैक्टिस करना है। क्या ये बात समझ आती है? तो सर सारी बातें तो हो गई, अब इंपॉर्टेंट बात ये बताते हैं कि इस अटेम्प्ट में क्या आएगा। दोनों नहीं आएगा। दोनों नहीं आएगा तो पेपर ही नहीं बनेगा भाई। इस अटेम्प्ट में भी एग्जामिनर दोनों देगा, दोनों ही देगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया कि जब वो दोनों देता है तो पासिंग रेशो कम हो जाता है। ठीक है, बात समझ आ रही है? तो आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, हम तो हर चीज पढ़ेंगे और हर चीज की प्रैक्टिस करेंगे और हमें हर चीज आनी चाहिए। क्या ये बात ध्यान में आती है आपकी? तो बताने का मकसद ये है कि सैलरी इनकम इज सच अ बिग एंड इंपॉर्टेंट हेड ऑफ इनकम, लेकिन ये आसान होता है। तो बच्चा बोलता है सर सैलरी इंडिविजुअल के सारे सवाल कर लिए हैं, चैंपियन हो गए हम, बस बिजनेस इनकम थोड़ा सा जरा अभी रहता है, कर लेंगे, वो हो जाएगा। वो कभी भी नहीं होगा। क्लास के साथ जो प्रैक्टिस होगी ना वही होगा, जो पेंडिंग कुछ छोड़ोगे ना वो नहीं होगा। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि जब आपकी क्लास हो रही है, जब आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है,
वो सबसे ज्यादा फ्रेश कॉन्सेप्ट है, ताजा कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में। अगर आज आपने उसको पक्का नहीं किया, उस पर इस्त्री नहीं करी, आयरन नहीं पहरी आपने, उसको आज आपने पक्का नहीं किया, तो आगे वो पक्का नहीं हो सकता, वो कच्चा ही होगा। आज अगर टीचर की बात आपके कान और दिमाग में घूम रही है, आज आप घर जाके उसको रिवाइज कर लें, आज टीचर ने सवाल कराया, घर जाके उसको प्रैक्टिस कर लें, आज हो जाएगा और वो पक जाएगा। आज के बाद अगर उसमें कुछ कमी है तो वो कमी ज्यादा होगी, कम नहीं होगी, क्योंकि ये आज के बाद ये टॉपिक क्या सेशन में दोबारा डिस्कस होगा, रिवाइज होगा, रिकैप होगा, क्विक रिवीजन होगा, क्विक रिकैप होगा। डिटेल में तो तभी डिस्कस होता है जब वो टॉपिक फर्स्ट टाइम कवर होता है। क्या ये बातें क्लियर है? तो क्या सब लोग मुझसे वादा कर रहे हैं कि सर साथ के साथ हाथ के हाथ पढ़ेंगे हम, ऐसा ही है? गुड। तो ये तमहीद बांधने के बाद अब आ जाओ प्रैक्टिकल, अब जा जाओ सैलरी इनकम के हेड पे। अच्छा, कोई भी हेड ऑफ इनकम पढ़ें, जो भी हम हेड ऑफ इनकम पढ़ रहे हैं, अगर हम उसको 6-7 एस्पेक्ट्स, उसके 6-7 एस्पेक्ट्स हैं, उसके 6-7 पहलू हैं, 6-7 एस्पेक्ट्स हैं, अगर हम किसी भी हेड ऑफ इनकम के वो 6-7 एस्पेक्ट्स स्टडी कर लें तो वो हेड ऑफ इनकम कंप्लीट हो जाता है। बातें नहीं चलेंगी बेटा, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक इंटर के बच्चे नहीं बैठे हुए यहाँ पे। किसी भी हेड ऑफ इनकम को जब हम 6-7 एस्पेक्ट से पढ़ते हैं तो वो हेड ऑफ इनकम कंप्लीटली पढ़ लेते हैं हम। तो आओ, मैंने कहा था ना कि जब भी सैलरी इनकम के हेड को क्लिक करोगे तो उसमें से भी कुछ बातें निकलेंगी। आओ देखते हैं कि किसी हेड ऑफ इनकम को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीजें पढ़ना पड़ेंगी। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेंगे उसके चार्जिंग सेक्शंस, फिर हमें पढ़ना पड़ेंगे उसके अलाउएबल एक्सपेंसेस, फिर हमें पढ़ना पड़ेंगी उसकी एग्जेम्पशंस, फिर हमें पढ़ना पड़ेगी उसकी उसके लॉसेस, फिर हमें पढ़ना पड़ेंगे उसकी जियोग्राफिकल सोर्स इनकम, चार्जिंग सेक्शन, अलाउबल एक्सपेंसेस, एग्जेम्पशंस, लॉसेस, जियोग्राफिकल सोर्स इनकम, विद होल्डिंग। कितनी हो गई चीजें? ये 6 चीजें हो गई, शायद एक अभी बोल रहा हूं मैं, आ जाएगी याद, ठीक है, 2 भी लिखवा दूंगा। तो ये सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें जब हम किसी भी हेड ऑफ इनकम की पढ़ लेंगे तो वो हेड ऑफ इनकम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? क्या मतलब इसका? चार्जिंग सेक्शन से मुराद कि इस हेड में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। मिसाल ले रहा हूं, अभी हमने सैलरी का हेड शुरू नहीं किया, मिसाल ले रहा हूं। किसी से पूछा जाए कि उसकी क्या सैलरी है, किसी से पूछते हैं ना आप, अपने कजन से पूछते हैं, नई नई जॉब लगी है यार, तुम्हारी क्या सैलरी है? तो बोला बस मेरी सैलरी 1,20,000 रुपए सैलरी है। क्या सैलरी है? 1,20,000 रुपए सैलरी है। घर आके अब्बा को बताया, अब्बा कजन से मैंने पूछा था क्या जॉब लगी है, उसकी क्या सैलरी है? उसने बोले 1,20,000 रुपए सैलरी है। अब्बा ने बोला पागल हो गए, चाचा ने बताया था 1,20,000 तो बैंक में मिल रहा है, गाड़ी भी दी है कंपनी ने, कंपनी ने गाड़ी भी दी हुई है, मेडिकल भी फ्री है। अच्छा, और साथ में प्रोविडेंट फंड भी मिल रहा है, ग्रेच्युटी फंड भी मिल रहा है, ये सब भी मिल रहा है। तो सर सैलरी हुई क्या फिर इसकी? मुझे क्या पता, पढ़ेंगे तो पता लगेगा क्या हुई सैलरी। इसका मतलब कि सैलरी 1,20,000 तो नहीं है, गाड़ी भी मिल रही है, घर भी मिल रहा है,
सही है। लैपटॉप भी कंपनी ने घर के लिए अलग दिया हुआ है, मिसाल ले रहा हूँ। कन्वेंस अलाउंस भी अलग मिल रहा है, ठीक है। तो हमने कहा सर सैलरी की कैलकुलेशन करना पड़ेगी, इसका कोई तरीका होगा, कोई तिगड़म होगी इसकी कि कैसे निकलेगी सैलरी। हमने कहा हाँ यही तो सीखना है हमने, लेकिन एक बात तो तय है, ये 1,20,000 तो नहीं है सैलरी, ये तो वो है जो अकाउंट में गिर रहे हैं, ये तो रिसीट है, ये तो क्या है रिसीट। और हमें ये भी नहीं पता टैक्स कट के गिर रहे हैं या टैक्स के साथ गिर रहे हैं, जो भी है तो हमें तो नहीं पता। तो हमने कहा इतना आसान नहीं है कि किसी को ये बोल देना कि मेरी सैलरी इतनी है, यहां पर पेपर में कैलकुलेशन करना पड़ेगी पूरी। क्या बात समझ आ रही है? तो चार्जिंग सेक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज सैलरी इनकम का पार्ट है और क्या क्या चीज सैलरी इनकम का पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि उसमें से क्या हम कोई एक्सपेंसेस लेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी जो प्रोफॉर्मा आपके सामने बनाया था, मैंने क्या बताया आपको कि रेवेन्यूज में से क्या लेस होते हैं, रिसीट्स में से क्या लेस होते हैं, एक्सपेंसेस। तो क्या सैलरी के हेड में से भी कोई एक्सपेंस लेस हो सकता है? अभी से बता रहा हूं नहीं हो सकता। सैलरी के हेड में से कोई एक्सपेंस लेस नहीं हो सकता। लेकिन सर फॉर्मेट में तो आपने बनाया था, वो तो मैंने इसलिए बनाया था कि जनरलाइज किया था हमने उस वक्त सब चीजों। सर सैलरी की एग्जेम्पशंस होती हैं? बिल्कुल होती हैं, बहुत सारी होती हैं, वो सारी पढ़नी पड़ेंगी हमें। प्रोविडेंट फंड की क्या एग्जेम्पशन है, ग्रेचुइटी फंड की क्या एग्जेम्पशन है, मेडिकल अलाउंस की क्या एग्जेम्पशन है, सुपरएनुएशन फंड की क्या एग्जेम्पशन है, WPPF की क्या एग्जेम्पशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए क्या एग्जेम्पशन है, तफसील से, तसल्ली से, तशफ़ी के साथ सारी चीजें पढ़ना पड़ेंगी। लॉसेस, सर क्या सैलरी के हेड में लॉस आ सकता है? लॉस कब आता है? जब रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस होता है और एक्सपेंस रेवेन्यू से ज्यादा होता है, तो क्या आता है? लॉस। तो मैं आपसे अगर पूछूं क्या यहाँ लॉस आ सकता है? तो दो चीजें तो मैंने अभी पढ़ा दी आपको, हाथ के हाथ और साथ के साथ। हैंडआउट में भी पढ़ लेंगे। ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम। ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम से क्या मुराद है? ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम से मुराद ये है कि कब सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी और कब सैलरी फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी, कब सैलरी पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगी और कब सैलरी फॉरेन सोर्स इनकम कहलाएगी। तो अभी हमारा दिमाग जरा नन्ना के लिए, जो सैलरी पाकिस्तान में, जो सैलरी पाकिस्तान या जो इनकम पाकिस्तान में मिल रही है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। सैलरी के अंदर हम पढ़ेंगे, देखेंगे क्या होता है, लेकिन सैलरी में ये होता है, मुख्तसरन बता रहा हूं कि अगर आप पाकिस्तान में बैठकर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, पाकिस्तान में बैठकर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो जो सैलरी मिलेगी वो क्या कहलाएगी? पाकिस्तान सोर्स इनकम। मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में बैठा हूं और मैं सर्विसेज दे रहा हूं यूनिलीवर यूके को। यूनिलीवर यूके ने मुझे बोला मुनीर साहब आप हमारे एम्प्लॉई हैं, हम आपको सैलरी देंगे, आप रिमोटली पाकिस्तान से बैठ के काम करें। तो मैं कहां से बैठ के एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहा हूं? पाकिस्तान से। तो जो सैलरी मुझे मिल रही है वो होगी मेरी पाकिस्तान सोर्स सैलरी, पाकिस्तान सोर्स सैलरी। क्या बात समझ आती है? ये मैंने मुख्तसरन बताया है, जब हम पढ़ेंगे तब डिटेल में देखेंगे। लेकिन सैलरी के लिए तो किस्सा बहुत आसान है, लेकिन बाकी हेड्स के लिए किस्सा बहुत टेक्निकल हो जाता है, खास तौर पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो इसकी बड़ी डिटेल है, जो आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बिजनेस इनकम में काफी डिटेल है, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, वो आपके स्टेज पर समझाना भी बहुत मुश्किल है, तो वो सीए फाइनल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम लोग, ज्योग्राफिकल सोर्सेज। और फिर है विदहोल्डिंग। अच्छा, विदहोल्डिंग भी आपके कोर्स में पूरी नहीं है, नन्ही नन्ही मामूली मामूली छोटी छोटी सी है, जगह जगह जहां जहां उसके असरात पाए जाएंगे हम वहां वहां वो पढ़ लेंगे। लेकिन विदहोल्डिंग भी अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ सीए फाइनल में आती है, ठीक है। चीज को मुश्किल देखो, हेड ऑफ इनकम तो यहाँ भी पढ़ोगे, हेड ऑफ इनकम तो सीए फाइनल में भी पढ़ोगे, तो फिर सीए फाइनल में वो मुश्किल कैसे हो जाएगा? वो अपने पूरे खतरनाक शक्ल के अंदर आएगा आपके सामने, ठीक है। तो वो फिर सीए फाइनल बनता है, ठीक हो गई ये बात। तो आओ बेटा हम इस इनकम को, हाँ सातवीं चीज याद आ गई, सातवीं चीज याद आ गई, क्योंकि उसी से शुरू करना है हमें,
तो उसी से शुरू करना है, तो वो याद आ गई चीज, बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी। तो जब हम ये 7 चीजें किसी भी हेड ऑफ इनकम में पढ़ते हैं, तो वो हमारा हेड ऑफ इनकम कंप्लीट, कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट हो जाता है। हमने शुरू ही किससे करना है? बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी से। हर हेड को हम शुरू ही कहां से करेंगे? बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी से शुरू करेंगे। सर ये क्या होता है बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी? आओ देखते हैं। पहले ये उतार लो, फिर इसको मैं रब कर रहा हूं। हो गया? टाइम अब हुआ ही नहीं है, पूरे 5 मिनट और हैं। अच्छा एक और बात भी बता दूं मैं, ये आज मैंने सर तलहा शाहिद की रिक्वेस्ट पर 11:30 बजे तक क्लास रखी है, वरना हमारी क्लास की टाइमिंग तो आपको पता ही है ना कितनी है, 12:30 तक। सिर्फ आज के दिन है सर ये 11:30, क्योंकि बेसिकली कुछ बैच 1 बैच 2 के बच्चों का वही जो पकोड़ा बना हुआ है ना, अच्छा बस सर कल फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, नया लेकर आएंगे, मार्केट से ऑर्डर कर दिया है हमने। ये माइंड असल में पढ़ने से ही फ्रेश होता है, पता है? अच्छा रुक तो जाओ भाई, आराम से। बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिस ऑफ चार्जेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कितने बच्चों को पता है अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट? कितने बच्चों को नहीं पता? नहीं पता। अक्रूवल बेसिस का कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को नहीं पता? बोल रहा हूं नहीं पता। अक्रूवल का कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को नहीं पता? हाँ अक्रूवल अकाउंटिंग कितने बच्चों को नहीं पता? तुमको नहीं पता? तुमको नहीं पता? नहीं पता? अच्छा वो तुम्हारा ये एग्जामिनेशन वाला केस था, गुड। ये साफ गोई चाहिए मुझे ये साफ गोई पसंद है, शर्माओ नहीं। आई लाइक दिस। अक्रूवल का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को नहीं पता? अच्छा वो बता दिया तुमने, वरना मैं कॉन्सेप्ट समझा देता मेरी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती और फिर बच्चा मुझसे पूछता सर अक्रूवल का कॉन्सेप्ट होता क्या है? आप सुन लो बस, 5 मिनट कहाँ लगाना है मुझे समझ आ गया। 5 मिनट कहाँ लगाना है मुझे समझ आ गया। अच्छा भाई अक्रूवल 2 कॉन्सेप्ट्स हैं, 2 कॉन्सेप्ट्स। अक्रूवल बेसिस, रिसीट बेसिस। अक्रूवल बेसिस, रिसीट बेसिस। ये तुम लोग सर उमर काजी की क्लासेस नहीं ले रहे हो? ये जितने बच्चों ने हाथ उठाया है ये सब मुझे अपने नाम लिखवाओगे। ये उमर काजी को दूंगा मैं ये नाम। सर इन्होंने बोला है अक्रूवल और रिसीट का फर्क नहीं पता हमें। अच्छा चलो खैर, चलो ऑनलाइन वाली बच्ची ने जिसने मुझे ये बोला है ना उसका तो नाम मेरे पास आ गया। सर उमर काजी को नाम लेके बताऊंगा इस बच्ची ने बोला है। अच्छा बस अक्रूवल बेसिस और रिसीट बेसिस। देखो हम हैं, चाहे हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम टैक्स के स्टूडेंट्स हैं, सुन लो, चाहे हम अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, चाहे हम टैक्स के स्टूडेंट्स हैं, हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करेंगे ना, और रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। एक तो है सादा देसी तरीका, जो एक परचून की दुकान पे बैठा हुआ बंदा भी जिसको पता है, उसको बोलते हैं रिसीट बेसिस। ठीक है, आप परचून की दुकान पे चले जाओ, परचून की दुकान मतलब जनरल स्टोर, किराने की स्टोर जो आपकी गली मोहल्ले में होती है, और आप उस अंकल से पूछो अंकल आपकी आज की इनकम कितनी हुई, आपकी सेल कितनी हुई, तो सबसे पहले तो आपको घूर के देखेगा कि ये है कौन। ठीक है, तो बेसिकली सादा तरीका, या चलो वो घूर के देखेगा किसी सब्जी वाले से पूछ लो भाई आज की तुम्हारी इनकम कितनी हुई, तो वो सब्जी वाला, वो रेडी वाला अपनी इनकम कैसे निकालता होगा पता है? वो अपनी इनकम ऐसे निकालता होगा कि आज जितने भी मेरी इनफ्लोज हैं
मेरी जितनी भी बिक्री हुई है, एक बंदा 100 रुपए की सब्जी लेके गया, एक बंदा 200 रुपए की सब्जी लेके गया, एक बंदा 300 रुपए की सब्जी लेके गया, तो पूरे दिन के अंदर जो मेरे पास आए पैसे, जो पूरे दिन में मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ, वो हुआ 10,000। उसमें से वो लेस करेगा आउटफ्लो। उसने बोला सब्जी मंडी से मैं माल लेकर आया 6,000 रुपए का, आने जाने में किराया लगा 700 रुपए का, 6,000 और 300 रुपए पुलिस वाले ने ले लिए, तो 7,000 और फिर रेडी लगाने का भत्ता दिया 7,300। चलो यूं समझो कि बेचारे ने नहीं खाया पिया ना, रोजा है, रमजान की बात हो रही है। 2,700 वो बोलेगा मेरी 2,700 इनकम है। जो आया वो इनफ्लो, वो रेवेन्यू हो गया उसकी नजर में, और जो कैश में माल निकला वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ये देसी तरीका, बेसिक तरीका, जो एक सब्जी वाले को भी पता है, जो एक परचून वाले को भी पता है, उसको बोलते हैं रिसीट बेसिस अकाउंटिंग। ठीक है, जो आया वो रेवेन्यू, जो गया वो एक्सपेंस। लेकिन हमने कहा सर ये सही तरीका नहीं। क्यों नहीं है ये सही तरीका? क्योंकि सर ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी इनकम हो जिसके पैसे अभी हमें मिले ना हो, लेकिन वो इनकम हो गई है। मिसाल लेता हूं, सेल कर दी ऑन क्रेडिट, तो उसकी एंट्री क्या बनाते हो? रिसीवेबल डेबिट 25,000 से, हाँ बेटा, और सेल्स क्रेडिट कितने से? 25,000 से। तो क्या ये तुमने इनकम रिकॉर्ड कर ली? क्या तुमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया? क्या पैसे आ गए? नहीं आए, लेकिन रिकॉर्ड तो तुमने कर लिए। इसका मतलब कि तुम्हारी नॉलेज परचून वाले से ज्यादा है, रेडी वाले से थोड़ी सी ज्यादा। तुमको पता है कि रेवेन्यू कब रिकॉर्ड होता है, इनकम कब रिकॉर्ड होता है, इनकम कब रिकॉर्ड होती है? गौर से सुनना, व्हेन अर्न्ड। इनकम कब रिकॉर्ड होती है? व्हेन, जब तुमने कमा ली। रिसीव की या नहीं की, रिसीविंग का टाइम आ गया या नहीं आया, ये मैटर नहीं करता, इसी तरह से खर्चा कब बुक होता है? जब तुमने इनकर कर लिया। खर्चा कब बुक होता है? जब तुमने इनकर कर लिया। पे किया या नहीं किया जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर एक शॉप के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, बिजनेस है ना, या एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में 100 वर्कर काम कर रहे हैं। फैक्ट्री है, बिजनेस है, उसमें 100 वर्कर काम कर रहे हैं। उनकी सैलरी होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अज्यूम कर लो उन 100 लोगों की सैलरी है 10 लाख रुपए। उन 100 लोगों की सैलरी कितनी है? 10 लाख रुपए। महीना खत्म हो गया, अभी सैलरी नहीं देनी उनको। हमने उनको सैलरी देनी है अगले महीने की 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को, लेकिन महीना तो खत्म हो गया। क्या मैं वो खर्चा रिकॉर्ड करूंगा अपने पास? ये तुम पेबल्स बुक करते हो, डेबिट, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस डेबिट 1 मिलियन, और क्रेडिट क्या करते हो? सैलरी पेबल 1 मिलियन, एक्सपेंस बुक कर लिया, पे तो नहीं किया, लेकिन सर हमने एक्सपेंस क्या कर लिया? इनकर कर लिया, और हमने जब इनकर किया तब रिकॉर्ड कर लिया। एक्सपेंस रिकॉर्ड करने का ताल्लुक पेमेंट से नहीं है, और इनकम रिकॉर्ड करने का ताल्लुक रिसीविंग से नहीं है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? अक्रूवल बेसिस। बाकी की बातें इंशाल्लाह बुध वाली क्लास में, वेडनेसडे की क्लास में। लेकिन जो बच्चे सैलरी इनकम से हमारे साथ जुड़े हैं वो कितने बजे आएंगे?
वो आए 9:30 बजे, मैं माइंड नहीं करूंगा, आना चाहो तो आ जाओ, लेकिन 10 बजे तक का टाइम है आपके पास, सही है? थैंक यू वेरी मच, may Allah bless you all, टेक केयर अलॉट। मुझे और सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते टैक्स पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज।